नमस्कार। कौन है? बंधु नमस्कार। मैं नमस्कार राजीव जी, नमस्कार नीरज जी, स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं नीरज नयन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर आप आज दोनों बड़े भाई को मेरे तरफ से भी नमस्कार। दो बड़े महान व्यक्तित्व के साथ जुड़ रहा हूं। हमारा विषय पिछले दिन परिचर्चा का रहा, बिहार की राजनीति में जातिवाद, वंशवाद, पूंजीवाद और अपराध क्यों हावी होता जा रहा है। इस विषय पर पिछले 2 दिन पहले मैं 2 बड़े व्यक्तित्व के साथ परिचर्चा में आया था। आज हमारे साथ 2 बड़े महान व्यक्तित्व उपस्थित हैं। संजय पंकज जी, जिनकी साहित्यिक चेतना से हम अवगत हैं, इनमें राष्ट्रीय चेतना भी है, इनमें राजनीतिक चेतना भी है और इनमें वो तमाम गुण है जिसको लेकर आज हम इनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो संजय पंकज जी को मैं नमस्कार करता हूं। संजय पंकज जी मुजफ्फरपुर से हैं और सोनपुर से समाज सेवी बड़े ही आदर के साथ मैं राजीव जी को आमंत्रित किया हूं। राजीव जी हमारे साथ उपस्थित है। चमकी बुखार में पिछले वर्ष, विगत वर्ष उनकी सेवा समाज ने देखी थी। समाज में एक अच्छी पहचान है और संघ पृष्ठभूमि से भी आते हैं। आज हमारे साथ राजीव जी भी हैं। तो आप दोनों के साथ हम बिहार की राजनीति पर, बिहार की जो राजनीति हो गई है, वंशवादी राजनीति, जातिवादी राजनीति, आपराधिक प्रवृत्ति की राजनीति, इन सारी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं संजय पंकज जी से जानना चाहूंगा कि अपराध मुक्त समाज की स्थापना कैसे होगी। अपराध राजनीति में क्यों हावी है, अपराधी अभयारण्य क्यों बना रहे हैं बिहार को। इस विषय पर मैं संजय पंकज जी से जानना चाहता हूं, आप क्या राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा संदर्भ। धीरे धीरे करके हम थोड़ा अतीत में लौटे, पीछे लौटे और वह दौर याद करें जब राजनेताओं ने बाहुबलियों का उपयोग वोट जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए करने लगे। बाद के समय में बाहुबलियों को लगा कि मेरी बदौलत, मेरे बल पर, मेरी ताकत से, मेरे आतंक से जब ये जीत सकते हैं तो मैं ही सीधे सीधे राजनीति में क्यों नहीं आऊं। क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे अपराधी चरित्र को रोकने के लिए, ऐसे नकारात्मक चरित्र को रोकने के लिए, ऐसे गैर सामाजिक चरित्र को रोकने के लिए बहुत कठोर प्रावधान भी नहीं है और योग्य के लिए भी कोई मापदंड नहीं है। जब ये लोग आने लगे तो फिर जो हमारे किसी भी पार्टी के जो छत्रप हैं, राजनीति ने यह सोचना शुरू किया कि क्यों नहीं बाहुबलियों के बल पर ही शासन किया जाए और इसका लाभ लगभग कमोबेश राजनीति में सरवाइव करने वाले सारे दलों ने लेना शुरू कर दिया। और बिल्कुल स्पष्ट कहूं, ईमानदारी से कहूं, और सब लोग जानते समझते हैं, बल्कि कि हर पार्टी के सुप्रीमो भी जान रहे हैं, पत्रकार जान रहे हैं, एक एक व्यक्ति जान रहा है कि कोई भी दल इस दोष से मुक्त नहीं है और हर दल चुनाव जीतने के लिए, बहुमत में आने के लिए धनपतियों का, बाहुबलियों का सहारा ले रहा है। और उस सहारे के क्रम में जिन बाहुबलियों का जिस क्षेत्र में सहारा ले रहा है, उस बाहुबली में भी अपना नेतृत्व उस जाति के लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम यही अगर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को याद करें, बहुत अच्छा संदर्भ उठाया है और आपने उसे आमंत्रित किया है जिसके पूर्वज, हम जिनके वंशज हैं, वे हैं वाल्मीकि, व्यास, सूर, तुलसी, कबीर, रहीम, रसखान, रैदास। और हम रैदास जी के बारे में जानते हैं कि छत्राणी कुल की मीराबाई थी, लेकिन वहां कोई जातीय द्वंद्व नहीं, केवल वहां योग्यता प्रमाण था। और जिस आसन पर अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने पति को भी नहीं बैठने देती थी, उस पर गुरु स्वरूप सम्मान देते हुए रैदास जी को बैठाती थी मीराबाई। और
चरणामृत का पान करते थे, उनका पांव पखारते हुए। तो हम लोग बिल्कुल नहीं, न जाति पात में विश्वास करते हैं, न वंशवाद में विश्वास करते हैं, हम मनुष्य की योग्यता में विश्वास करते हैं। और यही स्मरण करते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों को, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। जी हाँ। तो राजनीति में आने वाले लोग पता नहीं क्यों कालक्रम में मूल्यहीन भी हो जाते हैं, संवेदन शून्य भी हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी संवेदना कुंद होती चली जाती है और एन केन सत्ता प्राप्त करने की होड़ में वे अपनी जड़ से उखड़ते चले जाते हैं, वे प्रजातांत्रिक मूल्यों से कटते चले जाते हैं। और आज अपराधियों का जिस तरह से बोलबाला है और उस अपराधियों को संपोषित करने वाला जाति के नाम पर हमारा समाज है, धनपतियों के द्वारा अपराधियों का संपोषण किया जाता है, बल्कि सरकारी तंत्र के द्वारा भी अलग अलग तर्क देकर अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता है। और जब अपराधी आएंगे प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनकर और वे जब नेतृत्व करेंगे तो उनकी दिशा क्या होगी वह हेलो, आवाज जा रही है नीरज जी? आवाज जा रही है? हेलो, माइक ऑफ है क्या? आवाज नहीं जा रही है क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल क्लियर आवाज है। हेलो, हाँ हेलो नीरज जी, हेलो नीरज जी, हेलो, आवाज हाँ, बिल्कुल बेहतर है, विषय को हाँ, रखिए, कंटिन्यू कीजिए। आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। विषय को रखा जाए, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमें योग्य, संवेदनशील, करुणावान और सही अर्थ में समाज से जुड़े हुए वैसे लोगों को लाने की जरूरत है नेतृत्वकर्ता के रूप में, जिसके भीतर कोई जातीय द्वेष ना हो, जातीय दुर्भावना ना हो और न ही धन बली और बाहुबली का उनके ऊपर ठप्पा लगा रहे। क्योंकि ये लोग जब नेतृत्व करने जाएंगे तो उनसे उनकी वृत्ति नहीं छूटेगी, उनका अहंकार नहीं छूटेगा और कहीं ना कहीं से उसका दबाव जिस पार्टी में वे गए हैं उस पार्टी के तथाकथित पदाधिकारियों पर भी होने के कारण वे भी उसके प्रति प्रजातांत्रिक जितना भी सद्व्यवहार या मूल्य हो सकता है उसकी रक्षा की संभावना बहुत संजो नहीं सकते हैं। इसलिए अपराधियों को रोकने के लिए सारे दलों को विचार करना चाहिए, समाज के चिंतकों को विचार करना चाहिए और समाज को भी सोचना चाहिए। वे आ जाएंगे, वे पैसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं, वे बाहुबल के बल की बदौलत चुनाव जीत जाते हैं। कल होकर जिस बदौलत वे चुनाव जीतते हैं उसी को संवर्धित करने के चक्कर में वे पड़ जाते हैं, जनता की सेवा छूट जाती है, विकास कार्य पीछे हट जाता है और वे जातीय विकास में लग जाते हैं, स्वांतः विकास में लग जाते हैं और लग जाते हैं अपना कम्यून, अपना कुनबा बढ़ाने के चक्कर में। और साथ ही साथ उनके साथ जो वृत्ति होती है और इंटेलेक्चुअल जो समाज का सही अर्थ में पथ प्रदर्शक हो सकता है या होता है और समाज का जिसमें यकीन है, जिसके दायित्व में, कर्तव्य में और जिसकी संस्कृति में यकीन है, उस तरह के लोग जब खामोश हो जाते हैं तो अपराधी तत्वों का
वंशवादियों का और साथ ही साथ जातीय आधार पर खड़ा होने वालों की ताकत बढ़ जाती है। आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज जा रही है नीरज जी? सर बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, हर कोई सुन रहा है सर। आप अपने विषय को रखिए। तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो लगता है कि बीच में रखा जाए सर, विषय को रखा जाए। आप बेहतर विषय रख रहे हैं इसलिए रिस्पॉन्स पे नहीं किया, आप उस पर बेहतर विषय रखिए सर। हेलो हेलो सर, अपने बातों को रखें आप। एक दोहा छंद में अगर मैं बात करूं, प्रजातंत्र के कोड हैं जाति वंश अपराध। प्रजातंत्र के कोड हैं जाति वंश अपराध, धनपतियों की चाहना केवल अपनी साथ। ऐसे लोग आएंगे, वे लोग निरंकुश होते हैं, किसी का दबाव नहीं मांगते हैं, किसी का अच्छा सुझाव भी नहीं मानते हैं। और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सबसे पहले तो वही समापन हो जाता है, वही उसका अनिष्ट हो जाता है, वही उसका विनाश हो जाता है, जहां ऐसे लोग समाज के सामने नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं। उनकी जो शैली होती है, संपर्क करने की शैली होती है, उनके जो संवाद की शैली होती है, उनके प्रचार की जो शैली होती है, और जो जिस तंत्र को वे लोग अख्तियार करते हैं, वह तंत्र भी बहुत मानवीय, प्रजातांत्रिक और सादगीपूर्ण नहीं होता है। तो जो तामझाम से जो पैसों का प्रदर्शन करता हुआ, जो बाहुबल का प्रदर्शन करता हुआ। हेलो जी जी सर, बेहतर जी जी आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। आप पता नहीं है यहाँ से क्यों स्क्रीन ही गायब हो जाता है, नेटवर्क ये जाता है आता है, कहीं कहीं डिस्कनेक्टिविटी का शिकार होना पड़ता है। कहीं ना कहीं इस तंत्र के पीछे भी जो वही लोग जिम्मेवार हैं जो एक अच्छी व्यवस्था को ध्वस्त करके दूसरी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं। जैसे कि यह कोरोना काल है, बाढ़ भी है, ऊपर से बरसात भी है, आपत्ति आफत है, संकट ही संकट है। यहाँ जान माल की रक्षा की जरूरत है, जीवन की रक्षा की जरूरत है, मूल्य बचाने की रक्षा की जरूरत है। और संवेदन शून्यता इतनी बढ़ती चली जा रही है, संवेदनहीनता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि लोग डूब रहे हैं और हम हेलीकॉप्टर से नजारा देखने आते हैं। लोग डूब रहे हैं और हम अपनी कमाई की व्यवस्था सोच रहे हैं। तो यह कोरोना और बाढ़ ऐसे लोगों के लिए, ऐसे चरित्र को जब नेतृत्व दे देंगे तो ऐसे चरित्र वाले बाढ़ और कोरोना के इस महासंकट को भी अपना व्यावसायिक आधार बना लेते हैं, अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मुक्ति लेने के लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए, भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा करते हुए, भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम। भिक्षुक की तरह हमारे सम्राट रहते थे, जबकि उस सम्राट के पास ताकत भी होती थी, धन भी होता था, लेकिन संवेदना होती थी, मनुष्यता होती थी। इसलिए जनता के बीच जाते थे, उसके दुख दर्द से रूबरू होते थे और तदनुसार उसके साथ व्यवहार करते। हम जिस राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, राम के पास ताकत है। हमारे आर्ष ऋषियों ने कहा कि वीर भोग्या वसुंधरा। वीर की तब परिभाषा दूसरी तरह की होती है। वीर वह जो दीन दलितों की रक्षा करता था, जो दुर्बलों का सहारा बनता था, जो अशक्तों की ताकत बनता था। लेकिन आज वीर भोग्या वसुंधरा नहीं, आज ठीक वीर उसको कहा जाता है जो बाहुबली है, जिसके पास अस्त्र शस्त्र है, जिसके पास जातीय कुनबा है, और जो वंश की परंपरा पर, वंश की बुनियाद पर खड़ा होकर वह शोर मचा रहा है। ऐसे में जनता को हासिल क्या होता है? जनता को समग्र विकास भी नहीं मिल पाता है। कुछ एक लोग चमचे बमचे को जो लाभ मिल जाए, लेकिन व्यापक जनहित में इन लोगों का चिंतन न होने के कारण, व संस्कार और संस्कृति न होने के कारण व्यापक जनहित में ये काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे आर्ष ऋषि करते, महाभारत की शुरुआत होती है, जो महाभारत महान योद्धाओं के बीच का आपसी संघर्ष है, लेकिन उसकी शुरुआत ही व्यासदेव करते हैं मनुर्भव से, मनुष्य बनो से। इसलिए धन से आप मनुष्य नहीं बन सकते हैं, आप बाहुबल से मनुष्य नहीं बन सकते हैं। बाहुबली होने के लिए सबसे पहले मनुष्यता को ताक पर रख देना पड़ेगा। आप
को दिन रात अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए केन प्रकार असंवैधानिक कार्यों से जुड़ जाना पड़ेगा, आपके आचरण को भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा। और ऐसे आचरण के बल पर आप राजनीति नेतृत्व करते हुए समाज का अगुआ बनना चाहते हैं, समाज का मसीहा बनना चाहते हैं, तो ठीक है, तत्काल आपको लाभ मिल जाए। लेकिन आज इतिहास को पलट कर देखिए, हमारे पुराण बताते हैं, हमारे आर्ष ग्रंथ बताते हैं कि आज भी जिन लोगों की हम आदर्श के रूप में चर्चा करते हैं, उन लोगों में कोई बाहुबली नहीं है, उन लोगों में कोई धनपति नहीं है, फकीर है। हम कबीर की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं। और इन्होंने जिस राम राज्य की परिकल्पना की, जिस सामाजिक समरसता की परिकल्पना की, उसमें जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर यह कहते हैं, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। या आपका ज्ञान, आपकी दृष्टि, आपकी मनुष्यता ही मूल्यवान है नेतृत्व करने के लिए। और इसी आधार पर समाज को भी और तथाकथित अनेक दल के, विभिन्न दलों के सुप्रीमो को भी, अध्यक्ष को भी आज तो सुनने में आए दिन आ रहा है, और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, कि अयोग्य व्यक्तियों को पैसे के बल पर टिकट दिया जाता है, पैसे के बल पर उन्हें किसी दल में समाविष्ट किया जाता है, और फिर कल को एक संगठन के बल पर उसे एन केन प्रकारेण नेतृत्वकर्ता के रूप में भी प्रस्तुत कर देते हैं। वे क्या दिखाएं राह जिन्हें खुद अपना पता नहीं। उन अपराधियों को, उन धनपतियों को, उन वंशवादियों को, उन जातीय आधार पर नेतृत्व की चाहना रखने वालों को जब अपना ही ज्ञान नहीं होता है, तो वो दूसरों को क्या राह दिखाएंगे? उनका राह ही स्वयं भटका हुआ होता है। इसलिए सही पथ प्रदर्शक, सही नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जो इन तथा कथित कुटेवों से, कुरीतियों से, नकारात्मकता से परे हो। जी हाँ, संजय पंकज जी धारा प्रवाह बोल रहे थे बिहार की राजनीति पर। मैं राजीव जी से एक प्रश्न ले लेना चाहता हूं। नीति, तर्क, विवेक और सेवा से संचालित होने वाली राजनीति धन से संचालित हो रही है, और इस धन से संचालन होने वाली राजनीति में प्रतिभा का, एक तरफ से प्रतिभा को इग्नोर किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? आप मानते हैं इस बात को कि धन से चलने वाली राजनीति प्रतिभा पर कुठाराघात कर रही है? हम राजीव जी से इस विषय पर जानना चाहते हैं, क्या वो विचार रखते हैं? राजीव जी सुन पा रहे हैं? शायद राजीव जी नहीं सुन पा रहे हैं। राजीव जी, हाँ, मैं कह रहा था संजय पंकज जी कि अब तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ रही है आप लोगों की आवाज। नीति, तर्क, विवेक और सेवा से संचालित होने वाली राजनीति धन से संचालित हो रही है। ऐसे में प्रतिभा को इग्नोर किया जाता है। कब तक राजनीति से प्रतिभा को इग्नोर किया जाएगा और ये पूंजीपति राजनीति, अपराधियों की राजनीति बिहार में हावी रहेगी? राजीव जी, अगर आप मेरे सवाल को सुन लिए हैं तो मैं आपका विचार जानना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप स्वतंत्रता काल के बाद अपने नेतृत्वकर्ताओं को देख लीजिए। हाँ, आ रही है, बोलिए राजीव जी। जाति से ऊपर उठकर समाज की सेवा करने वाले आए। संजय भाई साहब बोल ले तो फिर मैं बोलूं? जी जी राजीव जी बोलिए, भाई साहब से फिर हम दूसरा सवाल लेंगे। नहीं राजीव जी, अभी बस आप ही की बात। अभी आपने बहुत सुंदर सवाल किया कि बिहार में अपराधी, जाति, वंशवादी राजनीति और धन पशु या धन बली राजनीति के कारण जो प्रतिभा है उसकी क्षरण हो रही है, प्रतिभा की हत्या हो रही है। क्षरण नहीं, उसको हत्या कहा जा सकता है। यह बिहार के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो बिहार ज्ञान भूमि रही, बुद्ध की भूमि रही, जैन की भूमि रही, सहजानंद सरस्वती की भूमि रही, बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि रही, विद्यापति की भूमि रही, रामधारी सिंह दिनकर की भूमि रही, या दशरथ माझी जैसे
उद्यमी की भूमि आज बेबस बिहार, मजबूर बिहार, लाचार बिहार, मजदूर बिहार दुनिया के परिदृश्य में दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण आज की विषय ही है कि जब राजनीति में जातिवादी सोच, आपराधिक सोच, बाहुबली सोच, पूंजीपतियों की सोच जब प्रभावी होती है तो प्रतिभा कहीं ना कहीं कुंठित होती है और प्रतिभा कहीं ना कहीं दब जाता है। आखिर क्या वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी हो सकते, क्योंकि उनकी योग्यता है कि वह माननीय लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं। आखिर क्या वजह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान जी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता है कि वो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार के अंदर आप किसी भी क्षेत्र से अगर आप देखें तो राजनीति के अंदर, सामाजिक क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार आज प्रतिभावान लोग अपने आप में दब रहे हैं, अपने आप में मनोबल एक प्रकार से गिरा करके बिहार के अंदर जी रहे हैं, इसकी वजह निश्चित रूप से बिहार की जातिवादी राजनीति, बाहुबली की राजनीति, खासकर जब 1989 के बाद देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन हुआ और 89 के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन के बाद बिहार में राजनीतिक हालात उत्पन्न हुआ, उस राजनीतिक हालात में प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे देश में, बिहार में वैसे राजनेता आगे आए जिनकी राजनीतिक शुरुआत ही जातिवाद से हुई। जी। और हम बीच में मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जातिवादी राजनीति में अब वंशवादी राजनीति हावी है। अगर जातिवादी राजनीति बिहार में हावी होती तो कई दल लालू प्रसाद यादव की जाति से बड़े नेता को लाते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन लालू यादव के परिवार को ही बिहार की जनता मानती है, तेजस्वी को ही बिहार की जनता मानती है। तो यहाँ जातिवादी राजनीति से ऊपर हम कह सकते हैं कि बिहार में वंशवादी राजनीति ज्यादा अधिक प्रबल दिखाई देती है। जातिवादी राजनीति तो गौण हो गई। अगर उसी जाति के लालू यादव बिल्कुल की जाति के नेता को, हम बहुत पढ़े लिखे नेता को लाते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग को देखते हैं तो भूपेंद्र यादव जैसे प्रभारी यहाँ आते हैं, हम नित्यानंद राय जी को अध्यक्ष बनाते हैं, हम रामकृपाल यादव जी को भाजपा मिलाकर मंत्री बनाते हैं, फिर भी जातियों का वोट उधर टर्नअप नहीं होता, वो लालू जी के पास ही रहता है। तो ये जातिवादी राजनीति नहीं होकर हम ये कह सकते हैं कि यह वंशवादी राजनीति बिहार में अपना जड़ जमा ली है। निश्चित रूप से या जो राजनीति की जो परिपाटी चली जा रही है बिहार के अंदर, या बिहार के अंदर ही नहीं देश के अन्य भागों में, लेकिन चूंकि हम लोग बिहार पे चर्चा कर रहे हैं तो बिहार के अंदर जो ये परिपाटी चली जा रही है और राजनीतिक दलों ने अपनी एक ऐसी समीकरण को इकट्ठा कर लिया है, ऐसी समीकरण की एक आबो हवा बना दी है बिहार के अंदर कि यादव का बेटा पप्पू यादव बिहार में यादव का नेता नहीं हो सकता है। यादव का नेता जब होगा तो लालू यादव जी के बेटे ही होंगे। पासवान का नेता कोई डॉक्टर संजय पासवान नहीं हो सकते हैं, कोई छेदी पासवान नहीं हो सकते हैं। पासवान का नेता बिहार के अंदर रामविलास पासवान की जी पंकज भाई साहब, मैं वही बात लाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा समय दिया, जाति और वंश दोनों है। अब यहाँ क्या है, यहाँ चारों चीज का समीकरण है। आप अध्ययन करेंगे तो चारों चीज का समीकरण है। बाहुबल का भी समीकरण है, धनबल का भी समीकरण है, और जातिवाद का भी समीकरण है, और वंशवाद का भी समीकरण है। और ये चारों समीकरण मिल करके यह लोकतंत्र नहीं, यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह बिहार के अंदर राजनीतिक दल संस्थाएं काम कर रही है। और इस राजनीतिक संस्था आप ही के उठाए हुए सवाल पर मैं संजय पंकज जी से जानना चाहता हूं कि अपरोक्ष रूप से
इस लोकतंत्र को राजतंत्र की संज्ञा हम दे सकते हैं? ये प्रजातंत्र के रास्ते से जो तथाकथित राजतांत्रिक प्रणाली जो आई है वह उस राजतांत्रिक व्यवस्था से ज्यादा खतरनाक है। और लालू यादव जिस तरह से सामंतवाद के विरोध में लगातार सामंतवाद को गाली देते 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 जिस तरह से उन्होंने गरीब गुरबा को बरगलाते हुए अपना शासन कायम किया, तो प्रजातंत्र के रास्ते से, समाजवाद के रास्ते से, समरसता के नारों के रास्ते से जो सामंतवाद पनपा है वह तथाकथित सामंतवाद से ज्यादा हिंसक, हिंस्र, खूंखार और घटिया है। तब हम जमींदारी व्यवस्था को देखें, तब राजतंत्र को देखें, राजा राम भी राजा थे, जनक भी राजा थे। हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में विदेह राज जनक थे, धन की कमी नहीं थी, सेना थी तो ताकत भी रही होगी, ज्ञान भी था, लेकिन वे जानते थे कि मनुष्य होने का अर्थ क्या है, राजा का काम क्या है। भिक्षुक होकर रहते, सम्राट दया दिखाते, घर घर घूम। वे बिल्कुल केवल राजकोष की, राज की सुव्यवस्था बनाए रखते थे, क्योंकि वे अपने आप को सेवक के रूप में, आज झूठ मूठ का नारा दिया जाता है कि मैं आपका सेवक हूं, सेवक नहीं, जनता को मालिक कहकर बरगलाया नहीं जाता है, सेवक से भी घटिया जनता को बना दिया जाता है, और राजा से भी ऊपर एक अंधे ऐसे राजा के रूप में वे अपनी स्थापना कर लेते हैं। ये सब के सब धृतराष्ट्र से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, धृतराष्ट्र से भी ज्यादा घटिया है, जिनको अपने वंश के अलावे और कुछ नहीं सूझता है, जिनको अपनी ऐसना की पूर्ति के अलावे जन संवेदना से कुछ भी लेना देना नहीं है। जनता कैसे जी रही है, जनता कितना संघर्ष कर रही है, जनता को क्या चाहिए और आपके राजा होने का अर्थ क्या है, इन सारे अर्थों से वे कट चुके हैं। मैं इसी जगह मयंक श्रीवास्तव एक बड़े गीतकार हैं, और वे गीत के माध्यम से जिस तरह की बात करते हैं उसी में हमारी, आपकी और एक भले आदमी की, एक प्रजातांत्रिक मूल्य में विश्वास रखने वाले लोगों की भावना प्रकट हो जाती है। दे सके तो एक ऐसी राजधानी दे, दे सके तो एक ऐसी राजधानी दे, भोर दे हंसती हुई रातें सुहानी दे, स्वप्न के अनुबंध पर जो दस्तखत कर दे, वक्त के हारे हुए इंसान को स्वर दे, दुख के पलों को भेद कर खुशियां सयानी दे, भोर दे हंसती हुई रातें सुहानी दे, जो करे चिंता सदा छोटी इकाई की। ये होता है, वंशवादी छोटी इकाई की चिंता नहीं करता है, बड़ी इकाई की भी चिंता नहीं करता है, केवल अपनी संततियों की चिंता करता है। धनबली अपने व्यवसाय को बढ़ाने की, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की चिंता करता है, बाहुबली भी अपना कुनबा मजबूत करने की चिंता करता है, वह किसी की नहीं सोचता है। जो करे चिंता सदा छोटी इकाई की, जिंदगी के गांव की फटती बिवाई की, हर सड़क हमको सुरक्षित जिंदगानी दे, अर्थ को लेकर हवा कुछ इस तरह डोले, रात को मजदूर भी सुख चैन से सोले, जो हमें भरपेट रोटी स्वच्छ पानी दे, दे सके तो एक ऐसी राजधानी दे। हम राजधानी से आम आदमी क्या उम्मीद करता है? आज जल संकट की बात कर रहे थे, पर्यावरण संकट की बात कर रहे थे, लेकिन आपके पास कोई वैचारिक ऐसी ठोस योजना नहीं है। नदियों को बेतरतीब ढंग से आप बांध रहे हैं, बांधने का आपका सद प्रयास नहीं है, आपकी नेक नियति नहीं है, उसको एक कमाई का रास्ता बना लिया। आप चाहते हैं कि बाढ़ आए, आप चाहते हैं कि गरीब रहे, आप चाहते हैं कि अशिक्षा रहे, ताकि आपका कुनबा, आपका वंश और आपकी सत्ता बनी रहे, कायम रहे। इसलिए ऐसी शासन प्रणाली को बदलने के लिए किसी कबीर की जरूरत है, किसी गांधी की जरूरत है, किसी जयप्रकाश नारायण की जरूरत है, किसी अन्ना हजारे की जरूरत है, जो केवल सत्ता का रास्ता दिखा दे, राजनीतिक व्यवस्था तक ले जाए, लेकिन उससे परे हटकर वह राजा जनक की तरह तटस्थ भाव से देखे कि व्यवस्था चलाने वाले जितने महकमे हैं, जितने हमारे तंत्र हैं,
वे अपनी जगह ठीक ठाक हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ तंत्र को देख कौन रहा है? तंत्र का उपयोग, नौकरशाह का उपयोग व्यक्तिगत हित में होता है। आज कोरोना हमें आपको किसी आम आदमी को हो जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन किसी क्षत्रप की संतति को ही नहीं बल्कि उनके सगे संबंधी को भी हो जाए तो सारे के सारे नौकरशाह हमें आपको छोड़कर हाशिए पर फेंक कर उनकी सेवा में। प्राण का महत्व एक आम आदमी का भी है और एक सिरमौर का भी है। संजय पंकज जी, मैं राजीव जी के साथ जुड़ना चाह रहा हूं। राजीव जी, जिस तरह से आप संजय पंकज जी की बात को सुन रहे हैं, आपने जो चर्चा छेड़ी है, मैं चाहता हूं कि इस दिशा में समाधान क्या हो सकते हैं, बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। राजनीतिक दल तो चाहती ही है कि जो राजनीति चल रही है, जिस परिपाटी से चल रही है, हम सत्ता में बने हुए हैं, हम सत्ता को पालेंगे, कुछ लोग ऐसी मंशा रखे हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता को क्या करना चाहिए, बिहार के विकास के लिए क्या करना चाहिए, बिहार की राजनीति में परिवर्तन आए, बिहार की राजनीति में प्रतिभावान लोग आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। हेलो जी हाँ राजीव हेलो जी, राजीव जी, ये चिंता की आवाज बात हमारी है। जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए। अभी तक हम लोग चिंतन कर संजय पंकज भाई साहब ने बहुत सुंदर बात कही, अपनी कविता के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से। आज इनकी कविता और लेखनी सुनकर के मन हो रहा है, फुल्लित हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बिहार की स्थिति यह है कि एक शिक्षा और शिक्षकविद जाति ही है, और उस शिक्षा और शिक्षकविद जाति को इस प्रकार विगत 30 साल में प्रताड़ित किया गया है या किया जा रहा है, जिसकी परिणाम सामने है। समाज के अंदर जिस जाति पर चर्चा होना चाहिए था, उस जाति को वर्तमान में सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। वर्तमान में सभी राजनीतिक दल भी जानबूझकर के इग्नोर कर रही है। अरे जाति तो किसान की थी, कार्मिक रूप से शिक्षक जाति है, अपने पसीने, सही बात, खेतों में अपने पसीने से सींच करके अन्न उगाता है। वो किसान जाति तो है, छात्र की है, जाति तो बेरोजगारों की है, बहुत अच्छी जाति बात, तो व्यापारियों की है, जाति तो बिहार के अंदर उद्यमियों की है। आप कल्पना करिए कि भारत ही नहीं, कई देश बिहार के उद्यम के बदौलत आज विकासशील से विकसित राष्ट्र हो चुका है, विकासशील से विकसित राज्य बन चुका है। लेकिन आज क्या वजह है कि बिहार में जो उद्यमियों की जाति है, वह उद्यमियों की जाति के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, उद्यमशीलता पर कोई चर्चा नहीं है। उद्योग मंत्री कौन है, ये बिहार के उद्यमियों को पता नहीं है। तो जिन मूल जाति पर बिहार के अंदर चर्चा होना चाहिए, ये बिहार के वर्तमान के, खास करके 90 के जो बाद के राजनीतिक दल हैं, उन्होंने चर्चा ही नहीं किया। उन्होंने तो समाज को उस चर्चा में उलझाए रखा जिसके बदौलत उनकी राजनीतिक जो परिपाटी है या प्राइवेट लिमिटेड उनकी रूपी जो राजनीतिक दल है, जिसमें उनकी वंशवाद की राजनीति चलती रहे, उस वंशवाद को, राजनीति को चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, आप अध्ययन करेंगे सुशासन बाबू से लेकर के दुशासन बाबू, तो सभी राजनीतिक दलों ने अपराधियों को प्रश्रय दिया है, उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा रहा है। संजय पंकज जी, जिस तरह से राजीव जी कह रहे हैं कि किसानों की एक जाति है, के जो पार्टी के पिछली सीढ़ी है, उस सीढ़ी से भेजा जाता है विधान परिषद नीरज जी, मैं राजीव भाई का दर्द समझता हूँ, राजीव जी की बात सुन रहा हूँ, और राजीव जी 100% जहाँ जाकर बात कर रहे हैं, जाति सही अर्थ में अपने देश में वर्ण व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था नहीं थी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि किसान शिक्षक जाति है, छात्र जाति है, बेरोजगारों की जाति है, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नीरज जी, आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप यह संदेश देना चाहते हैं इन जातियों को कि वो जागरूक हो और चुनाव आने वाले हैं बिहार में, और सजग होकर वो अपनी भागीदारी मांगे बिहार की राजनीति में? क्या ऐसा कुछ परिदृश्य बनने वाला है?
कोई पार्टी इस जाति को प्रमुखता देने वाले हैं? ये सही बात है। शिक्षक जाति है, किसान जाति है, मजदूर जाति है, और इन्हीं जातियों की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है। आप किसान हैं, आप किसान का संघर्ष, किसान आप केवल अपने लिए नहीं उपजाते हैं, आप हजारों लाखों लोगों की उदर तृप्ति के लिए, प्राण की रक्षा के लिए उपजाते हैं। ठीक है कि उससे, लेकिन आज किसान को उसके परिश्रम के एवज में परिवार की अन्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कितना लाभ मिलता है, लेकिन वह अपने लहू को भी पसीने में तब्दील करके अन्न के दानों के रूप में उसे परिवर्तित करता है। लेकिन आपको मिलता क्या है? लेकिन जो दलाली कर रहा है, जो घूस पर टिका हुआ है, तो हम लोग आध्यात्मिकता से सोचते हैं, वैचारिकता से सोचते हैं। एक तरफ हमारे पूर्वज कवि ने कहा कि तन से कृषक, मन से तू सम्राट बन, बन सके तो तू आदमी विराट बन। कहने का अर्थ इस धरती का, इस देश का, इस प्रांत का विराट मनुष्य मजदूर है, किसान है, शिक्षक है, और जो सत्ता, जो राजनीतिक तंत्र समाज, संस्कृति, व्यक्ति और मूल्य के निर्माता का अपमान करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें भूखों मारता है, जो लहू का सम्मान नहीं करता, पसीने का सम्मान नहीं करता, हाथ की फटी हुई उगड़ी हुई चमड़ियों का सम्मान नहीं करता, उसका चुंबन नहीं करता, उसका अनिष्ट होता ही होता है। घूस लेने वाला लाख अपने आप को विकसित कर ले, यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है। नीरज जी, राजीव भाई, यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है। मैं सारे नेताओं को, सारे सत्ताधीशों को, सारे नौकरशाह को और घूस पर जीवन यापन करने वाले सारे तंत्र के संदर्भ में कह रहा हूं, यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है, हाँ इससे मगर दुआओं का असर मर जाता है। आपके बच्चे, आप चाहेंगे कि दूसरे का जीवन लेकर, दूसरे की सुख सुविधा की हत्या करके हम अपने बच्चों के लिए सुख सुविधा अर्ज लें, हम दूसरे के जीवन पर अपने वंश, अपनी संततियों के जीवन की रक्षा कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भोगना पड़ेगा, कितने दिन जिएंगे। इसलिए जीवन कुछ ऐसे जियो जैसे जिए फकीर, आंखों में शिव लोक हो, मस्ती रहे कबीर। इसलिए शिव तत्व को समाहित करके, अर्थात सर्व कल्याण भाव, सर्वहित भाव, हम नहीं पूछते किसी देवता के बारे में, हम किसी रहनुमा के बारे में नहीं पूछते, हम जब खाने जाते हैं, जब शुद्ध तेल हमें मिल जाता है तो हम पड़ताल नहीं करते कि यह तेल किस खेत के सरसों से उपजा है, हम पड़ताल नहीं करते अपनी थाली में आए हुए अन्न को देखकर, हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। और उसी तरह से व्यक्ति की प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति की करुणा का सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति के भीतर जो सेवा भाव, संस्कृति रक्षक और संपोषक का जो एक दिव्य रूप है, उसका सम्मान होना चाहिए। और उसका सम्मान जब भी जिस काल में किया गया है, वह काल स्वर्णिम काल हुआ है, वैभव का काल हुआ है, ऐश्वर्य का काल हुआ है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं, हम बड़े बड़े राजाओं की भी अगर बात करें, हम चंद्रगुप्त सम्राट की बात करते हैं, उन राजाओं की जीवनचर्या देख लीजिए, उनका जीवन संपूर्ण रूप से दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अभाव ग्रसितों के लिए, अर्थात एक अपनी प्रजा के लिए उनका जीवन समर्पित था, अपने वंश के लिए। आज हमें पता नहीं कि शिवाजी के वंश में कौन है, हमें आज ज्ञात नहीं कि राम के वंश में कौन है, लेकिन राम अपने जिस राज्य की वे परिकल्पना ही नहीं किए, एक व्यक्ति के कहे हुए को, उससे बड़ी प्रजातांत्रिक प्रणाली क्या हो सकती है कि एक प्रजा अगर टिप्पणी करता है तो उस प्रजा की टिप्पणी का सम्मान करते हुए राजा उस अनुरूप, उस प्रजा के अनुरूप अपना जीवन बदल देता है, दर्द झेलता है। लेकिन आज हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर उनके वंशज, उनकी बिरादरी के लोग, उनके आपराधिक तंत्र हमें आपसे अलग करने के लिए, हमें हाशिए पर फेंकने के लिए, हमें प्रताड़ित करने के लिए वे आगे बढ़कर आ जाएंगे। इसलिए समाज को चाहिए फिर से एक गांधी, फिर से चाहिए कृष्ण, फिर से चाहिए कृष्ण, फिर से चाहिए एक रसखान, एक रहीम, जो समता की धारा बहा सके, जो प्रेम भाईचारे को स्थापित करते हुए कार्मिक आधार पर वर्ण व्यवस्था को जाने समझे, जातियों को तोड़ देना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, हम
जब हम लहू हमें चढ़ता है, लहू की जरूरत होती है, तब हम नहीं पूछते कि किस जाति का यह लहू है। इसलिए जीवन रक्षक जो भी वर्ण हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी सेवक हो, हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए और ऐसे लोगों को नकारना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस माध्यम से आप सब लोगों की प्रतिभा का सम्मान करते हुए, जाने माने युवा हैं, तेजस्वी हैं, किसान हैं, संघर्ष भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं, साहित्य साधना भी करते हैं। नीरज जी एक शिक्षक हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शैक्षणिक कार्य करते हैं, और एक शिक्षक की क्या क्या परेशानी होती है, एक शिक्षक का डेडिकेशन कितना होता है, एक शिक्षक की जागृति समाज के लिए, उसकी अपनी कोई नींद नहीं होती है, अपना कोई समय नहीं होता है, वह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए हमेशा समर्पित रहता है। जिसने अपनी रातों की नींद हराम करके अपने परिवेश को, अपने कर्म को सही रास्ते पर ले जाते हुए दिन रात सेवा करने का काम किया है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर नेतृत्व जाता है तो निश्चित रूप से उस देश का विकास होगा, उस प्रांत का विकास होगा और फिर से प्रांत गौरवशाली हो सकेगा। इसलिए आह्वान करता हूं कि उठो, जागो और बढ़ो, गहकर निर्भय सत्य मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुर्भव उद्घोष करो, समझो जीवन लक्ष्य। राजनीति एक व्यवस्था है, तो राजनीति में आने के लिए तमाम संभ्रांतों को, तमाम सकारात्मक सोच के लोगों को जातीय बंधन से, जातीय भेदभाव से और वंशवादी प्रणाली को धता बताते हुए, अपराध तंत्र को नकारते हुए इतना साहस, इतनी निडरता आपके भीतर होनी चाहिए। और आइए बढ़कर नेतृत्व आपका चाहिए इस समाज को। अगर दलीय प्रणाली आज अविश्वसनीय हो गई है इन्हीं कारणों से, कल तक जो खराब था, कल तक जो अपराधी था आपके दल में आ गया, तो आप महिमा मंडन कर रहे हैं और समाज पर थोप रहे हैं कि यही हमारा नेतृत्व करता होगा, यही विधायक होगा, यही सांसद होगा। तो ये क्या रास्ता दिखाएंगे? उनका चरित्र नहीं बदलेगा। लाख उसमें भी वे चरित्र उसी चरित्र के थे और इसमें भी आने के बाद उनके चरित्र में आमूल परिवर्तन है। किसी अंगुली माल को बदलने के लिए पहले आपको बुद्ध बनना पड़ेगा, तभी अंगुली माल बुद्ध के रास्ते पर चल सकता है। लेकिन ये अंगुली माल को बदलना चाहेंगे तो असंभव है। तो इन अंगुली मालों की जमात के बीच से हमें बुद्ध के मार्ग को स्वीकार करते हुए जनता के बीच जाने की जरूरत है और बढ़कर पहल करने की जरूरत है। ये निराश होने की जरूरत नहीं है। आज जो संगठनात्मक विस्तार कर लिया है विभिन्न दलों ने, उन संगठनों को हटाकर, आखिर सबसे बड़ा प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है। संगठन के लोग भी समझते हैं कि हमारा उपयोग किया जाता है, हमारा सम्मान नहीं किया जाता है, हमें सिर्फ झंडा बरदार बनाकर रखा गया है, हमारे हाथ केवल नारेबाजी में उठे, हम केवल आपकी जय जयकार करते रहे। इसलिए संगठनकर्ताओं को भी जानने समझने की जरूरत है। आप समाज को संगठित करें, जातीय विद्वेष से उठकर आप समाज को संगठित करें, अपराधियों को हाशिए पर फेंकर अपराध के विरोध में समाज को जागृत करें, जातीय दुर्भाव के विरोध में समाज को जागृत करें। और सही नेतृत्व को आपका दायित्व बनता है कि निकालकर, हर व्यक्ति में अलग अलग योग्यता होती है। अगर नीरज जी में, राजीव जी में नेतृत्व करने की क्षमता है, मुझ में अगर लेखन की क्षमता है, तो मैं लेखन करूंगा, आपका नेतृत्व मैं स्वीकारूंगा और इसके लिए बढ़कर पहल करूंगा। यह भावना जब समाज में आ जाता है, जब गांधी आपके भीतर उतरेगा, जेपी उतरेगा, कोई अन्ना उतर जाएगा, तो निश्चित रूप से विराट परिवर्तन होगा। और हमें आशावान रहना चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत कटी संकट की रातें, रात कटेगी, यह दौर भी समाप्त होने की ओर है और केवल एक धक्का देने की जरूरत है। एक ईमानदारी के साथ जनता के साथ संवाद करने की जरूरत है। एक सवाल मैं राजीव जी से फिर से लेना चाहता हूं। राजीव जी सुन रहे हैं? राजीव जी नहीं सुन पा रहे हैं। संजय पंकज जी, मैं आपसे ही जान लेना चाहता हूं। समाज की भूमिका बड़ी होती है और उसमें लेखनी की भूमिका तो उससे भी बड़ी होती है। जब हम चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति की या देश की राजनीति की, तो हम पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जनजाति, इस तरह की बात करके हम आंकड़ा लिखते हैं। हम अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो यह आंकड़ा दिखाया जाता है कि पिछड़ों को इतने टिकट दिए गए, सवर्ण को इतने टिकट दिए गए। वहां यह बात नहीं कही जाती कि शिक्षकों को इतना दिया गया, किसानों को इतना दिया गया,
तो लेखनी का भी महत्व बढ़ जाता है कि हमारी भाषा, हम शब्द हमारे कैसे हों कि समाज में एक संदेश जाए। वो लिखने वाले लोग, उन पत्रकारों पर भी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम चर्चा को, हम शब्द को हम किस तरह से परोसे ताकि जनता उसको पढ़े और उससे जागरूक हो सके। हम उन्हीं बातों को लिखते हैं जो राजनीतिक दल चाहती है। हम राजनीतिक दल की बातों को नहीं लिखे। हम प्रबुद्ध लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पत्रकार हैं, हम साहित्यकार हैं, तो हम अपने ढंग से बिहार की राजनीति को संवारेंगे, हम इसको अपनी नई ढंग से दिशा देंगे, तभी इसमें अमूल परिवर्तन आ सकता है। नहीं कि हम उनकी लिखी गई बातों को ही लिखते रहें और वही चलाते रहें, तब तक यह बात सत्य नहीं हो पाएगा। हम जाति और वंशवादी राजनीति से नहीं निकल पाएंगे। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर यह जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है कि वो राजनीतिक दल जो जैसा कहते हैं वैसा ही लिखे? वो अपने मन से भी तो स्वतंत्र होकर लिख सकते हैं कि बिहार की राजनीति में किसानों को कितने सीट दिए जाते हैं, शिक्षकों को कितने सीट दिए जा रहे हैं। राजनीतिक दल ऐसा करे। इस तरह की भाषा अगर आएगी तो समाज में एक नई चेतना जगेगी, एक नया संचार होगा कि हाँ, बिहार की राजनीति इधर जा रही है। संकट और संक्रमण के काल में साहित्यकार, पत्रकार, संस्कृति कर्मी और तमाम सज्जनों की भूमिका बढ़ जाती है। निरीह जनता, पीड़ित जनता, शोषित जनता, उपेक्षित जनता बहुत आशा भरी दृष्टि से ऐसे लोगों की ओर देखती है कि हमारा रहनुमा इन लोगों के बीच से आएगा। लेकिन जब पहल करने के लिए इस क्षेत्र के लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तो निराश होकर उसी सड़े ढेड़ में से किसी एक सड़े का चुनाव करने के लिए जनता विवश हो जाती है। इसलिए हार जीत से पड़े मत सोचिए कि हम हारेंगे कि या जीतेंगे। इस चिंता से पड़े होकर समाज को नेतृत्व देने के लिए पहल करने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है। और फिर हम दिनकर की पंक्ति, वो प्रसंग जग जाहिर है कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य ने ही उसे थामा है। फिर से जरूरत हो गई है। साहित्य का अर्थ केवल लिखने वाला नहीं, एक साहित्यकार भी सामाजिक प्राणी है, उसका भी नैतिक और सामाजिक दायित्व है। समाज के लिए हर वह काम उसको करने की जरूरत है जिससे समाज का समग्र विकास होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कवि नेतृत्वकर्ता के रूप में आता है तो देखिए कि उस समय कितना वैभवशाली अपना भारत हो जाता है संपूर्ण संसार में। मैं वर्तमान नेतृत्व की भी बात करूं, नेतृत्व भी साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म, सेवा, करुणा से भरा हुआ है और शौर्य पराक्रम से भी दीप्यमान है। हम इससे पहले भी चले, हम जिस नरसिम्हा राव की बात करते हैं, चाहे जिस पार्टी से आए, लेकिन उसके भीतर भी एक लेखक की संवेदना थी। और एक बड़ा लेखक नरसिम्हा राव, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कई किताबों का सृजन किया है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय संस्कृति के जागरण के लिए, भारतीय मूल्य की स्थापना के लिए जो जातीय जो पार्टीगत प्रतिबद्धता से हटकर जो निर्णय लिया, उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इसलिए समाज को ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा जब कभी भी संचालित करने का अवसर मिला है, तब भारत का वह स्वर्णिम काल हुआ है। इसलिए फिर से जरूरत है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में समाज के ऐसे लोग आए, किसानों के बीच से लोग नेतृत्वकर्ता निकले, जो सही अर्थ में किसानी से जुड़ा हुआ है, जो धरती से संवाद करता है, जो हरियाली की भाषा जानता है, जो संघर्ष की परिभाषा जानता है और जानता है कि मजदूर का जद्दोजहद क्या होता है। जिसने जीवन के ताप को बहुत नजदीक से नहीं देखा है, वह समाज को अगर नेतृत्वकर्ता के रूप में वह आता है तो संतप्त ही करेगा। इसलिए जीवन के ताप को जिसने नजदीक से महसूस किया है, वही जब जाएगा तो संताप का हरण करेगा। इसलिए हम कवि, कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, किसान, शिक्षक, ये सब जिस तरह से व्यापक जुड़ाव के साथ है और धीरे धीरे जय जयकार, नारा, फूल, माला लेते, स्वीकार करते हुए ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं, इतने जड़ हो जाते हैं, इतने कुंद हो जाते हैं कि आज डूबती हुई जनता नहीं दिखाई पड़ती है, भूख से मरती हुई जनता दिखाई नहीं पड़ती है। कोरोना, एक माँ कितना विवश हो जाती है, तड़पता हुआ बच्चा देख रही है, उसका संपूर्ण भविष्य मरणासन्न है, लेकिन वह तड़पती रह जाती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं उपलब्ध, कौन कराएगा?
कौन करेगा पहल? अगर समाज सेवा करने वाले लोग, कल तक का गांव देखिए, जातीय दुर्भावना से पृथक गांव था, गांव में आग लगती थी, गांव में किसी बेटी का ब्याह होता था, किस जाति का है इससे गांव को मतलब नहीं होता था, गांव की बेटी, किसी भी बिरादरी की बेटी पूरे गांव की बेटी हो जाती है। एक घर जला, किसी के पास बांस है, किसी के पास घर है, सामूहिकता से बिना किसी सरकारी सहयोग के उसका घर फिर से खड़ा हो जाता था। लेकिन आज एक घर बनाने के लिए सरकार से जो व्यवस्था चलती है, राशि चलती है, उसकी बंदर बाट कहां हो जाती है, इसकी जांच परख करने वाला कोई नहीं है। राजनीति में आते आते आप खाकपति से लाखपति ही नहीं, करोड़पति और अरबपति अचानक हो जाते हैं। कुबेर का धन रातों रात आपको मिल गया क्या? आखिर आपकी इतनी अवैध कमाई किसके लिए? अपनी संततियों के लिए, अपने गुंडों के लिए, अपने उन बाहुबलियों के लिए जिनके बल पर आप चुनाव जीतकर नेतृत्व करने आते हैं। ऐसे लोगों को भी पाप का दंड भोगना पड़ेगा। और फिर दिनकर को कहूं समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को, जिन्यून लोगों को, भले लोगों को, संस्कृति कर्मियों को, पत्रकारों को, कलाकारों को और साथ ही साथ तमाम उन सकारात्मक चिंतन के लोगों को आगे बढ़कर आने की जरूरत है। और समाज को दिशा दिखाते हुए नेतृत्वकर्ता के रूप में पूरे विश्वास के साथ, चीन में एक दौर में कन्फ्यूशियस हुए थे, बड़े दार्शनिक थे, वे तो राजा को जाकर कहते थे कि अपनी शासन व्यवस्था मेरे हवाले कर दो, फिर देखो कि कितना मैं परिवर्तित कर देता हूं। और 2 पीढ़ियों पर जब उन्होंने अपनी शासन प्रणाली लागू की तो उस जमाने में चीन का जो विकास हुआ है उतना विकास आज भी नहीं। आज तो मनोग्रंथियों से बढ़ गया है देश, क्योंकि वहां जो सत्ताधीश है उस सत्ताधीश के भीतर कोई संवेदना नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है और व्यापक जनहित की दृष्टि नहीं है। उसको चाहिए बुद्ध की दृष्टि, उसको चाहिए कबीर की समदर्शिता, उसको चाहिए तुलसी का सामंजस्यवाद, उसको चाहिए रहीम का वह नुस्खा जो लिखता है तुलसी को देखकर गदगदायमान होता है। इस तरह की भावना जब तक व्यक्ति एक दूसरे से अंतर्गुम्फित नहीं होगा ईमानदारी के साथ, तब तक। राजीव जी जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत देर तक हमसे नहीं जुड़े हुए थे, राजीव जी जुड़ गए हैं। 2 मिनट में राजीव जी की बात सुन लेना चाहता हूं और इस परिचर्चा को अंजाम तक ले जाना चाहता हूं। राजीव जी, इन सभी संदर्भों में आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? इस पूरी परिचर्चा का जो सार है वो आपकी नजरों में क्या है? जितनी उत्कृष्ट विषयों पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, वर्तमान परिवेश में बिहार के राजनीतिक दलों से इन उत्कृष्टता की अपेक्षा असंभव है। कारण और वजह से हम सभी अवगत हैं। क्यों अवगत है? कि जिन उत्कृष्ट भाषा का, जिन उत्कृष्ट सोच का, जिन उत्कृष्ट संदर्भ का हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार के कोई भी राजनीतिक दल इन उत्कृष्ट विषयों पर जाना ही नहीं चाहता है। उसने अपना एक सिस्टम सेट कर रखा है और उस सिस्टम में जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, बाहुबली, वंशवाद, धनबली आदि की एक अपनी जो है उनकी समीकरण है और उस समीकरण के बदौलत वो निरंतर विगत 30 साल से हमसे शासन कर रहे हैं। हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अगर नीरज नयन जी जैसे लोग, संजय पंकज सर जैसे लोग, हमारे जैसे लोग अगर आज चर्चा को आगे आए हैं तो निश्चित रूप से बिहार में यह एक बदलाव का संकेत है। बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से बिहार में जिन जाति पर चर्चा होनी चाहिए उसमें सबसे प्रमुख जाति है किसानों की जाति, उसमें मजदूरों की जाति, उसमें बेरोजगारों की जाति पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार के अंदर उद्यमियों की जाति पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार के अंदर शिक्षक की जो जाति है, आज हास्यास्पद लगता है कि राजनीतिक पंडितों ने बिहार में किस प्रकार से शिक्षकों को कई वर्गों में विभाजित कर दिया। आप अध्ययन करेंगे तो नियोजित शिक्षक, उत्क्रमित शिक्षक, तो वित्तरहित शिक्षक, तो ऐसे इस प्रकार से शिक्षकों को विभाजित करने का काम किया गया है। और जब तक किसी भी समाज का जो प्रतिनिधित्व, मूल जो जाति है, मूल जाति कर्म आधारित हमारे यहाँ रहा है,
हमारी जो वेद की जो संरचना रही है, वेद की जो परिकल्पना रही है, वो कर्म आधारित है और आज भी वो विद्यमान है। ऐसा नहीं कि आज वो समाप्त हो गया है और ना ही वो कभी समाप्त हो सकता है। एक जिलाधिकारी के कार्यालय में 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। निश्चित रूप से एक जिलाधिकारी होते हैं, उनके नीचे ग्रुप सेकंड क्लास के अफसर होते हैं, उनके नीचे कलर किरानी होते हैं और उसके नीचे चपरासी होते हैं। ये जो वैदिक हमारी संरचना है वो समाप्त होने को नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे बिहार में खास करके 89 के बाद, 89 के बाद, 90 के बाद जो राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हुई है जाति आधारित, आप कल्पना करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग जो अपने बदौलत 5 सीट बिहार में नहीं जीतते हैं, वह अपने आप को एक जाति का नेता कहते हैं और उनके साथ हम भी खड़े होते हैं। रामविलास पासवान जी, पासवान के छोड़ करके दलित में किसी दलित के अन्य जातियों में उन्होंने आज तक प्रतिनिधित्व नहीं किया। उनके पूरे जो अभी चयनित MP है उनके परिवार के हैं, लेकिन हम उन्हीं को नेता मानते हैं। तो हमें बिहार के अंदर एक आंदोलन चलाने की जरूरत है और बिहार के अंदर जो मौलिक जाति है, मैं फिर से यह बात दोहराना चाहूंगा कि बिहार के अंदर किसानों की जाति पर चर्चा होनी चाहिए। आज बाढ़ में कोई यादव और कोई राजपूत और कोई भूमिहार और कोई दलित और कोई डोम और कोई दुसाध और कोई पासवान और कोई चमार नहीं परेशान हो रहा है। उस बाढ़ में जो परेशान हो रहा है वो सबसे बड़ा जाति है किसान मजदूर परेशान हो रहा है। अभी कोरोना को लेकर के विभिन्न प्रदेशों से जो पलायित मजदूर थे, जब वो बिहार की ओर वापस आने के लिए पैदल मजबूर हुए तो उसमें किसी ने कोई जाति नहीं पूछा कि उसमें राजपूत था कि भूमिहार था कि ब्राह्मण था कि लाला था कि यादव था कि कुर्मी था कि कहार था कि लोहार था कि सोनार था, वह मजदूर था। तो बिहार में मजदूरों पर चर्चा होनी चाहिए, बिहार में किसानों पर चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ, उन्हें प्रवासी मजदूर की संज्ञा दी गई। तो हमारी एक जाति मजदूर है, हमारी एक जाति किसान है, हमारी एक जाति शिक्षक है। बहुत अच्छी चर्चा रही आप लोगों के साथ, आप हमारे साथ जुड़े। हम फिर से 2 बड़े व्यक्तित्व के साथ इसी चर्चा पर आगे भी जुड़ेंगे। आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया है इस स्वाभिमान आंदोलन, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज को हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह आशा भी व्यक्त करते हैं कि धरा जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, महामानव चला आता। निश्चित रूप से कोई महामानव आएगा और फिर से बिहार को संवारेगा, बिहार वैभवशाली बनेगा। अपने पुनर्निर्माण के लिए बिहार फिर से खड़ा हो रहा है, हम इसकी शुभकामना करते हैं और आप लोगों का साथ और स्नेह मिला है, इसलिए आप दोनों व्यक्तित्व को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी नीरज नयन जी, और पंकज संजय भाई साहब को भी नमस्कार प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।